नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो है इसमें हम करेंगे यहाँ पर आचार्य दंडी का जीवन परिचय और उनकी रचनाओं को, जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। चाहे आप इसमें संस्कृत का कोई से भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, क्योंकि एग्जाम में आचार्य जो दंडी इनका जीवन परिचय और इनकी रचनाएं एग्जाम में जरूर पूछ जाती हैं। तो एग्जाम की दृष्टि से यहाँ पर इनका जीवन परिचय और जो रचनाएं हैं ये महत्वपूर्ण रहेंगी। और अगर आपने हमारी पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो इसे आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, या फिर हमारे चैनल की जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर अभी तक के जितने भी वीडियो इनसे भी आप देख सकते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और साथ में जो घंटे वाले कोन है इसे जोड़ दबाएं, जिससे जब आपको हमारे आने वाली जो वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों, वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। और आप हमारा जो दूसरा चैनल है रीडिंग लवर्स के नाम से, इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप हमारे चैनल पर पहुँच जाओगे। और एक जो महत्वपूर्ण सूचना रहेगी, जिसने भी यूपीएससी उत्तर प्रदेश पब्लिक जो है प्रयागराज, इसमें असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई किया हुआ, तो इसके एडमिट कार्ड आ गए हैं। और इसके जो एडमिट कार्ड आ गए हैं इसके ऊपर हमारे द्वारा वीडियो बना दी गई है, तो आप हमारा जो चैनल है इस पर जाकर वीडियो को देख सकते हैं, किस तरीके से आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं, क्या कुछ उसमें इंस्ट्रक्शन रहेंगे। तो क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर आचार्य दंडी का। संस्कृत जो काव्य शास्त्र जो है, इसके इतिहास में आचार्य दंडी का विशेष योगदान रहा है। दंडी की विशेषताओं के कारण ही प्राचीन आलोक दंडी को वाल्मीकि और व्यास के अनंतर होने वाले तत्समक्ष तृतीय कवि मानते हैं। दंडी पद लालित्यम, या आपने इनके बारे में सुन रखा होगा। तो बात करें इनके जीवन परिचय की। अवंती सुंदरी कथा नामक जो गद्य काव्य है, इसकी प्राप्ति से पूर्व दंडी के जीवन वृत्तांत के विषय में कुछ भी ज्ञात नहीं था। और इस काव्य के प्रारंभ में आचार्य दंडी ने अपने परिवार के तथा अपने जीवन वृत्तांत के संबंध में लिखा है। दंडी दक्षिण भारत के निवासी थे और दंडी भारवी के मित्र दामोदर के प्रपुत्र थे। तो किसके थे? भारवी के मित्र दामोदर के प्रपुत्र। और दंडी के पिता का नाम वीरदत्त और माता का नाम था गौरी। बचपन में ही दंडी के माता पिता का देहांत हो गया था और हिंदुओं की पवित्र नगरी कांचीवरम दंडी की जन्मभूमि थी। दंडी ब्राह्मण कुल से संबंध रखते थे और दंडी वर्षों तक अनेक स्थानों पर भ्रमण करके अपने विद्या अध्ययन करते रहे। अंत में वे कांची आ गए। वहाँ सरस्वती के आदेश से इन्होंने अपने मित्रों को विद्याधर नरेश राजवाहन की कथा सुनाई। तो किसे? वहाँ सरस्वती के आदेश से इन्होंने अपने मित्रों को विद्याधर नरेश राजवाहन की कथा सुनाई, जो कि अवंती सुंदरी कथा के नाम से प्रसिद्ध है। और आचार्य दंडी ने कांची के पल्लव राजा के पुत्र को शिक्षा देने के लिए काव्यादर्श की रचना की थी, इसलिए दंडी को इसी राजा का आश्रित कवि माना जाता है। तो काव्यादर्श जो है कि इसकी रचना क्यों की गई थी? ये जो कांची के पल्लव राजा जो थे, इनके पुत्र को शिक्षा देने के लिए काव्यादर्श की रचना की गई थी, तो इसलिए इन्हें इनका आश्रित कवि माना गया है। अब जो यहाँ पर इनके समय के बारे में बताया गया है, तो भारत के जो प्राचीन कवियों और लेखकों ने अपने जीवन एवं समय के विषय में प्राय बहुत कम लिखा है। आपने देखा होगा कि लगभग जो सभी जो आचार्य हैं इनके बारे में पूरी सटीक जानकारी नहीं मिलती है। लगभग में जो इनके बारे में बताया गया है, अंदाज़ा लगाया गया है। तो यही समस्या दंडी के साथ भी है। इसी कारण दंडी का स्थिति काल भी विवादास्पद रहा है। दंडी के समय को निम्नलिखित प्रमाणों के द्वारा निश्चित किया जा सकता है। तो वे प्रमाण यहाँ पर बताए गए हैं। दंडी को उनके उत्तरवर्ती लेखकों ने बहुत अधिक उद्धृत किया है।
जिससे ज्ञात होता है कि दंडी ने दंडी जो इन लेखों से पहले हुए होंगे। जैसे आचार्य रुद्रट, इनके काव्य अलंकार की टीका में नमी साधु ने दंडी को उद्धृत किया था। तो अतः दंडी का समय इनसे पहले का होना चाहिए, क्योंकि जब ये अपनी पुस्तक में लिख रहे हैं तो इसका मतलब है कि ये इनसे पहले हुए होंगे, तभी इन्होंने इसके बारे में लिखा है। अगर इनके बाद के होते तब इनको इनके बारे में पता नहीं होता। तो इनका समय इनसे पहले का है। दूसरा जो यहाँ पर राजशेखर, आचार्य राजशेखर ने भी दंडी को 2 बार उद्धृत किया है। एक बार तो अनेक कवियों के साथ उन्होंने दंडी का नाम लिया और दूसरी बार उन्होंने दंडी की रचनाओं का उल्लेख किया है। नंबर 3 जो यहाँ पर रहेगा, सिंहली भाषा के एक अलंकार ग्रंथ सियवसलकार की रचना काव्यादर्श के आधार पर हुई है और ग्रंथ के अंतिम श्लोक से हमें ज्ञात होता है कि इसकी रचना राजवंश में प्रसूत शिलमेघसेन ने की थी और इन्होंने दंडी के काव्यादर्श को अपने ग्रंथ की रचना का आधार माना है। सिंहल की प्रसिद्धि के अनुसार यह राजा सेन प्रथम की है, जिसका समय 9वीं शताब्दी का पूर्वार्ध था। और जो डॉक्टर एल्बर्नेट है ने इस रचना पर सम्मति देते हुए शिलमेघसेन और राजा सेन प्रथम को एक ही बताया है। तो इस प्रकार भी दंडी इनके पूर्व ही सिद्ध होते हैं। नंबर जो 4 रहेगा, कन्नड़ भाषा का एक अलंकार ग्रंथ कवि राजमार्ग को भी काव्यादर्श के आधार पर लिखा गया है। तो एक कन्नड़ भाषा का ग्रंथ है, कन्नड़ भाषा का एक अलंकार ग्रंथ है कवि राजमार्ग। तो इसको भी काव्यादर्श के आधार पर ही लिखा गया था और इसकी अधिकांश सामग्री काव्यादर्श यहाँ से ही ली गई है। और इस ग्रंथ की रचना राष्ट्रकूट वंश के राजा अमोघ वंश नृपतुंग ने की थी और इनका समय 815 से 877 ईस्वी माना गया है। तो अतः दंडी का समय इनसे पूर्व का होना चाहिए। जैसे कोई यहाँ पर ग्रंथ जो आ जाता है उसके रचनाकार, ये आपने याद रखना है, क्योंकि कई बार एग्जाम में इसी प्रकार का क्वेश्चन देखने को मिला है। तो कन्नड़ भाषा का अलंकार है, एक अलंकार ग्रंथ है कवि राजमार्ग और काव्यादर्श के आधार पर लिखा गया है। रचना राष्ट्रकूट वंश के राजा थे ये अमोघ वंश नृपतुंग, इन्होंने की थी। समय माना गया है 815 से 877 ईस्वी। अब जो नंबर 5 रहेगा यहाँ पर आचार्य वामन का। आचार्य वामन के काव्य अलंकार सूत्रवृत्ति के अध्ययन से प्रतीत होता है, तो इनके द्वारा रचित। तो यह जो ग्रंथ आपने जरूर याद रखने हैं किस आचार्य के द्वारा कौन सा ग्रंथ लिखा गया है। तो आचार्य वामन के काव्य अलंकार सूत्रवृत्ति के अध्ययन से प्रतीत होता है कि वामन दंडी से अवश्य परिचित होंगे। दंडी ने अपने ग्रंथ काव्य आदर्श में 2 रीतियों का ही उल्लेख किया है, जबकि वामन ने एक अन्य रीति पंचाली का भी प्रयोग किया है। तो इससे हमें ज्ञात होता है कि दंडी वामन से पहले हुए थे। तो ऊपर के विवरण से हमें ये पता चलता है कि दंडी का समय 7वीं शताब्दी का उत्तरार्ध या 8वीं शताब्दी का पूर्वार्ध है और इनका समय इनके बाद का नहीं हो सकता। अब जो यहाँ पर नंबर 1 में आचार्य दंडी, इन्होंने मृच्छकटिक नाटक के एक श्लोक को एक स्थान पर उत्प्रेक्षा अलंकार के उदाहरण के रूप में एवं दूसरे स्थान पर समसृष्टि अलंकार के उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया है। और मृच्छकटिक के रचयिता शूद्रक का समय ईस्वी पूर्व 2री शताब्दी का माना जाता है। इससे ज्ञात होता है कि दंडी इनके बाद हुए होंगे। तो मृच्छकटिक
ये किनके द्वारा रचित है? शूद्रक के द्वारा। और इनके ऊपर हमारे द्वारा पहले भी अलग से एक जो है वीडियो बनाई गई है, जिसमें इनके क्वेश्चन जो है उनको कराया गया है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो इसे आप हमारे चैनल की जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं। अब जो यहाँ पर नंबर 2, आचार्य दंडी की रचनाओं पर कालिदास का स्पष्ट प्रभाव देखा जा सकता है। कालिदास के अभिज्ञान शकुंतलम के एक श्लोक के अंश, ये श्लोक है। और कहाँ से ये लिया गया है? अभिज्ञान शकुंतलम से, महर्षि कालिदास जो है उनके द्वारा जो रचित है। और ये श्लोक है। इस श्लोक में क्या कहा गया है? यह श्लोक किस प्रकार है? आपने ये श्लोक सुना होगा। सरसिजम अनुविदम शैवैलम अपि रम्यम मलिनम अपि हिमांशो लक्ष्म लक्ष्मीम तनोति ही इयम अधिक मनुग्यः वल्कनेनापि तन्वी किम इव ही मधुराना मन्नम न आकृतिनाम। तो ये श्लोक है। और क्या कहा गया है कि कमल, सरसिज होता है कमल, कि कमल यद्यपि शिवाल में लिपटा है फिर भी सुंदर है। और चंद्रमा का कलंक यद्यपि काला है किंतु उसकी सुंदरता को बढ़ाता है। ये जो सुकुमार कन्या है, ये अधिक मनोज्ञा वल्कलेन अपि तन्वी, कि ये जो सुकुमार जो कन्या है, इसने यद्यपि वल्कल वस्त्रों को धारण किए हुए हैं, तो पत्तों के जो कपड़े जो है उनको धारण किए हैं, यद्यपि इन्होंने वल्कल वस्त्र धारण किए हुए हैं फिर भी यह और अधिक सुंदर दिखाई दे रही है। किम इव ही मधुराना मर्णम न कृति नाम, क्योंकि सुंदर रूपों को क्या सुशोभित नहीं कर सकता। कि कमल यद्यपि शिवाल में लिपटा है फिर भी सुंदर है। चंद्रमा का कलंक यद्यपि काला है किंतु उसकी सुंदरता को बढ़ाता है। जो यह सुकुमार कन्या है, इसने यद्यपि वल्कल वस्त्रों को धारण किया है फिर भी वह और अधिक सुंदर दिखाई दे रही है, क्योंकि सुंदर रूपों को क्या सुशोभित नहीं कर सकता है। तो महर्षि कालिदास के द्वारा जो रचित अभिज्ञान शकुंतलम, वहाँ से ये लिया गया है। तो इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि दंडी कालिदास के पश्चात हुए होंगे। तो यहाँ से दोबारा से आप देख सकते हैं, दंडी की रचनाओं पर कालिदास का स्पष्ट प्रभाव देखा जा सकता है। कालिदास के अभिज्ञान शकुंतलम के एक श्लोक, ये वाला जो श्लोक है, इसको दंडी ने काव्य आदर्श में इस प्रकार से लिखा है, लक्ष्म लक्ष्मीम तनोति इति प्रतीति शुभगम वचः है। तो इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि दंडी कालिदास के पश्चात हुए होंगे। नंबर जो यहाँ पर 3 है, दंडी की रचनाओं में माघ के शिशुपाल वध की छाया भी प्रतीत होती है। शिशुपाल वध किनके द्वारा रचित है? महर्षि माघ के द्वारा। सर्गों की संख्या इसमें 20 है। तो काव्यादर्श में एक श्लोक पर शिशुपाल वध के एक श्लोक का प्रभाव देखा जा सकता है। इससे हमें ज्ञात होता है कि माघ दंडी से पूर्व हुए होंगे और माघ का समय 7वीं शताब्दी का पूर्वार्ध ही समझा गया है। उसके बाद है नंबर 4 में, दंडी की रचनाओं पर बाणभट्ट का प्रभाव भी देखा जा सकता है। कादंबरी के शुकनाश उपदेश के एक अंश का भाव दंडी और रचनाओं में दृष्टिगोचर होता है। तो कादंबरी के रचयिता महर्षि बाणभट्ट, और ये उसी का ही एक अंश है। तो इसी आधार पर दंडी को बाण का उत्तरवर्ती कहा जा सकता है और महर्षि बाणभट्ट का समय 7वीं शताब्दी का जो पूर्वार्ध है ये माना गया है। उसके बाद है नंबर 5 में, दंडी पर महर्षि भर्तृहरि के वाक्य पद्यम ग्रंथ का प्रभाव भी देखा जा सकता है। ये जो महर्षि भर्तृहरि जो इनको शतक त्रय के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इन्होंने 3 शतक लिखे हैं, नीति श्रृंगार और वैराग्य शतक। इसके अलावा ये वाक्य पद्यम भी इनके द्वारा ही लिखा गया है। तो दंडी पर महर्षि भर्तृहरि के वाक्य पद्य ग्रंथ का प्रभाव भी देखा जा सकता है। और काव्य आदर्श के एक श्लोक में दंडी ने कर्म के 3 भेद किए हैं। 3 भेद ये कौन कौन से हैं? निवर्त्य, विकार्य और प्राप्य। और डॉक्टर के.पी. पाठक के अनुसार दंडी ने कर्म के इन भेदों की कल्पना भर्तृहरि के वाक्य पद्य से ही ली होगी। इसी आधार पर भर्तृहरि को दंडी से पूर्व का माना
गया है और भर्तृहरि का समय 7वीं शताब्दी का पूर्वार्ध माना गया है। तो ऊपर के जो तथ्य हैं इनको ध्यान में रखते हुए दंडी का समय 7वीं शताब्दी का उत्तरार्ध तथा 8वीं शताब्दी के पूर्वार्ध का निश्चित किया जा सकता था, इन दोनों के बीच का। तो अब जब यहाँ पर इनकी जो रचनाएं हैं इनके बारे में देखेंगे तो दंडी की रचनाएं, आचार्य राजशेखर ने दंडी की 3 रचनाओं की चर्चा की है। काव्यादर्श, 10 कुमार चरित और अवंती सुंदरी कथा। तो ये आपने जरूर याद रखना है। राजशेखर ने दंडी की 3 रचनाएं, इनकी 3 रचनाएं काव्यादर्श, 10 कुमार चरित और अवंती सुंदरी कथा, ये इनकी है। और काव्यादर्श के रचिता दंडी है, इसमें कोई संदेह नहीं। 10 कुमार चरित को भी दंडी की रचना निर्विवाद रूप से मान लिया गया है। 10 कुमार चरित और अवंती सुंदरी कथा ये दोनों गद्य रचनाएं काव्यमयी हैं। तो किस प्रकार की काव्य ये भी आपने याद रखना है, क्योंकि यही इस प्रकार के क्वेश्चन जो है क्वेश्चन के बीच में से ही पूछे जाते हैं। तो 10 कुमार चरित और अवंती सुंदरी कथा गद्य काव्य हैं। और दंडी के तीसरे ग्रंथ के विषय में मतभेद है। अवंती सुंदरी कथा के प्रकाशन ने यद्यपि इस विवाद को समाप्त कर दिया था, फिर भी कुछ समालोचक इसको दंडी की रचना के रूप में स्वीकार नहीं करते हैं। दंडी को कृतियों के संबंध में राजशेखर की यह उक्ति प्रसिद्ध है, त्रयो दंडी प्रबंधस्य 30 श्लोकेषु विश्रुतः। उसके बाद जो यहाँ पर काव्य आदर्श जो है इसके बारे में बताया गया है। अलंकार ग्रंथ के रूप में काव्य आदर्श ने अत्यधिक प्रसिद्धि प्राप्त की है और दंडी ने कांची के पल्लव राजा के पुत्र को शिक्षा देने के लिए काव्य आदर्श की रचना की थी। तो इस ग्रंथ पर अनेक टीकाएं भी लिखी जा चुकी है इसमें से, और इसके 3 परिच्छेद हैं। तो यह क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है कि जैसे काव्य आदर्श जो है इसकी रचना क्यों की गई थी। तो कांची के पल्लव राजा के पुत्र को शिक्षा देने के लिए काव्य आदर्श जो इसकी रचना की गई थी। इसमें यहाँ पर 3 परिच्छेद ये बताए गए हैं। प्रथम जो यहाँ पर परिच्छेद है, काव्य आदर्श के प्रथम परिच्छेद में मंगलाचरण के बाद काव्य की परिभाषा देकर उसके 3 भेद गद्य, पद्य और मिश्रित का वर्णन किया गया है। इसमें वैदर्भ और एवं गौड़ मार्गों का वर्णन करके 10 गुणों के बारे में बताया गया है। अनुप्रास का लक्षण उदाहरण सहित दिया गया है। और अंत में कविताओं के 3 साधनों प्रतिभा, पठन एवं अभ्यास का वर्णन किया गया है। द्वितीय जो यहाँ पर परिच्छेद है, द्वितीय परिच्छेद में अलंकार की परिभाषा देकर 35 अलंकारों की गणना की गई है। उसके बाद है तृतीय परिच्छेद। तो तृतीय परिच्छेद के 77 श्लोकों में यमक अलंकार का वर्णन किया गया है और 29 श्लोकों में प्रहेलिकाओं की विवेचना की गई है और अंत के 63 श्लोकों में 10 प्रकार के दोषों का वर्णन किया गया है। अब जो यहाँ पर आ जाता है 10 कुमार चरित। 10 कुमार चरित की कथा वस्तु घटना प्रधान है। इसमें 10 राजकुमारों के प्रयत्नों और 2 साहसों का हृदयग्राही वर्णन है। 10 राजकुमार हैं, जब ये एक स्थान पर इकट्ठे होते हैं और वहाँ से सभी अलग अलग दिशाओं में जाते हैं और अपने साथ जो भी होने वाली घटनाएं हैं उनको बाद में उसी स्थान पर आकर वे एक दूसरे को बताते हैं कि उनके साथ क्या क्या घटित हुआ था। तो इस प्रकार से यहाँ पर 10 राजकुमारों का वर्णन इसमें हुआ है। उसके बाद है अवंती सुंदरी कथा। इसमें राजवाहन और उसकी प्रेयसी अवंती सुंदरी की कथा है। अवंती सुंदरी की कथा का बहुत ही उदात्त शैली में वर्णन किया गया है और यह कथा अपूर्ण है। उसके बाद एग्जाम में कई बार टीकाएँ पूछ ली जाती हैं कि इनके काव्यादर्श पर किन के द्वारा टीकाएँ लिखी गई है। तो दंडी के काव्यादर्श ग्रंथ ने अत्यधिक लोकप्रियता प्राप्त की थी और इस पर प्राचीन काल में अनेक टीकाएँ लिखी गई हैं। तो काव्यादर्श इसकी सबसे प्राचीन टीका है तरुण वाचस्पति द्वारा लिखित और इस टीका में तरुण वाचस्पति ने 10 रूपक और सरस्वती कंठाभरण को उद्धृत किया है। इसको रंगाचार्य ने संपादित करके मद्रास से प्रकाशित किया था। उसके बाद है यहाँ पर नंबर 2 में मार्जन टीका और इस टीका की जो रचना है
महोपाध्याय हरिनाथ ने की थी। और हरिनाथ का कथन है कि उन्होंने काव्यादर्श की मार्जन टीका के साथ ही सरस्वती कंठाभरण पर भी टीका लिखी थी। नंबर 3 में रहेगा रतन श्री टीका। इस टीका को रतन श्री ज्ञान ने लिखा था और इनका प्रकाशन श्री अनंत लाल ठाकुर के संपादकत्व में मिथिला इंस्टीट्यूट दरभंगा से हुआ था। नंबर 4 में रहेगा हृदय माटिका। इस टीका के लेख का नाम उपलब्ध नहीं है और यह टीका काव्यादर्श के केवल 2 परिच्छेदों पर ही प्राप्त होती है और इसे भी प्रोफेसर रंगाचार्य ने मद्रास से प्रकाशित करवाया था। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के यहाँ पर आचार्य दंडी और उनकी रचनाओं से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेगी। और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।